हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सक्सेस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे स्टूडेंट्स कि साइंटिस्ट बोर ने एटॉमिक मॉडल को लेकर के एक थ्योरी रिप्रेजेंट किए थे एंड उस पूरे मॉडल को नाम दिया गया था बोर्स एटॉमिक मॉडल। एंड उस बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट पे जो है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है। ओके, एंड ये इलेक्ट्रॉन जब उस ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उस फिक्स ऑर्बिट के अकॉर्डिंग उन इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स लेवल की एनर्जी होती है, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़े हैं। ओके, तो इसी पूरे मॉडल के बेस पे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमते रहता है। एंड इसी के बेस पे साइंटिस्ट बोर ने 7 पोस्टुलेट दिए थे, 7 पोस्टुलेट थे जो कि पिछले वीडियो में हमने कवर किए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको वीडियो पहले देखनी चाहिए। ओके, तो आज इस वीडियो के टॉपिक से क्लियर है कि सक्सेस यानी कि साइंटिस्ट बोर का जो एटॉमिक मॉडल था किसी एक एटम का, जो कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम को पिक किए थे पूरे उनके एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, वो सक्सेसफुल क्यों रहा। ओके, एंड ये बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि साइंटिस्ट बोर के उस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने किसी एक एटम के ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड करने में सक्सेसफुल रहे थे। ओके, देन किसी एक ऑर्बिट के पास जो एनर्जी होती है उसका कैलकुलेशन करने का तरीका भी बताए थे। उसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक्सपेंशन में भी वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे थे उनके उस एटॉमिक मॉडल के बेस पे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम सारे ही सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ व्यू को कवर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ किसी एक एटम के एक ऑर्बिट की रेडियस को किस तरीके से आइडेंटिफाई या फिर डिटरमाइन किया जाता है। ओके, यानी कि किसी एक ऑर्बिट में उस न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस है, जो रेडियस होती है जिसको बोलते हैं, जिसको यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म दी गई है दैट इज बोर्स रेडियस। ओके, क्योंकि ये डिस्कवर किया गया था बाय द साइंटिस्ट बोर। ओके, तो बेसिकली किसी एक ऑर्बिट की रेडियस को कैसे जज करते हैं आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो शख्स आपको दिख रहे हैं यही है वो साइंटिस्ट नील बोर। ओके, एंड इन्होंने ही एक्चुअली बोर का एटॉमिक मॉडल दिए थे। ओके, तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी मतलब एक फिक्स है, राइट, वो मूव नहीं कर पाता है। तो बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक ऑर्बिट में मूव करता है, घूमता है, किसी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उस समय 2 फोर्स हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेकेंड इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। ओके, तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो एटम का जो न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखता है, खींच के रखता है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे लगातार घूमता है। अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के नहीं रखेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ यानी कि सेंटर की तरफ खींच के रखता है, जिसको बोलते हैं, उस फोर्स को बोला गया है बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, एंड इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो है mv²/r। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेकर के। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, न्यूक्लियस तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है एक फोर्स से, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। अगर सोचिए न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को लगातार अपनी तरफ खींचते जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के पास चले जाएगा, पास जाते जाएगा, पास जाते जाएगा, एंड एक टाइम आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस से कोलेप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा और सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। बट एक्चुअली में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में घूमता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर इलेक्ट्रॉन को कोई सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब एक और कोई फोर्स भी है जो कि उसको उस न्यूक्लियस के तरफ जाने से रोकने से बचा रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो जो फोर्स जो है बेसिकली उस न्यूक्लियस या सेंट्रीपिटल फोर्स के बाहर साइड पे अपोजिट डायरेक्शन पे जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को बोला गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके,
एंड इसकी वैल्यू हम कैसे जज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम बताएंगे अभी कैसे लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस कर देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाता है। ओके, वो अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ से जो एक चीज समझ में आ रही है कि बैलेंस हो जा रहा है, दोनों इक्वल है। कौन से दोनों फोर्स इक्वल है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो दोनों ही इक्वल है, दोनों ही बैलेंस्ड है। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए अब इसको आगे थोड़ा कंसेप्ट के बेस पे समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दो चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ओके, कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ओके, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज समझा गया। यानी कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन लिखना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखते हैं? दैट इज ई निगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका है विद द चार्ज इज ई निगेटिव, ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल एटम है, उसको 2 मिनट छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो एटम में, जो एटम के न्यूक्लियस में जो बेसिकली प्रोटॉन है, पॉजिटिव आयंस हैं, उसको किस तरीके से लिखते हैं? उसको लिखते हैं हम प्लस जेड ई। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट विल बी द प्लस जेड ई, यानी कि डिनोट करने का, लिखने का तरीका होता है। अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लिखा जाता है तो लिखा जाता है, प्रोटॉन को ऐसे लिखा जाता है तो लिखा जाता है। ये चीज़ आपको समझना होगा। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर जब न्यूक्लियस को आप लिख रहे हैं, एंड न्यूक्लियस जनरली क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो उसको लिखने का तरीका होता है प्लस जेड ई। इतना क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है लगातार इस तरीके से घूम रहा है। ओके, ये इस तरीके से घूम रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उस केस में क्या होगा? एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस सेंटर के तरफ, जिसको हमने नाम दिए थे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम दिए थे? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ओके, इतना क्लियर है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। ओके, लेकिन उतना ही फोर्स जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस की तरफ जाने से बचा रहा है, इधर नहीं जाए। तो उतना ही फोर्स इधर भी लगा रहा है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई एक रस्सी खींचने का गेम खेला जा रहा है, तो अगर इधर भी एक बच्चा खींच रहा है, इधर भी एक बच्चा खींच रहा है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर मान लेते हैं हम चाह रहे हैं कि ये रस्सी हिले ही नहीं, जिस पोजीशन पे है सेंटर पे वहीं पे रहे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों बच्चों के पास जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर के तरफ जो चार्ज खींच रहा है उतना ही चार्ज कोई बाहर भी है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तभी तो बैलेंस होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में लगातार घूमते रहेगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो अब बात करते हैं कि ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, ये फोर्स कितना है? ये फोर्स होगा, अब इसको निकालने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझना होगा। यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये देखे थे कि जब दो बॉडीज होती है, ये आपने देखे भी होंगे, राइट? या मान लेते हैं दो चार्ज है। ये क्या है? दो चार्ज है। ये दो चार्ज जो है, मान लेते हैं पहला चार्ज Q1 मान लेते हैं एंड दूसरा चार्ज मान लेते हैं Q2। ओके, पहले चार्ज को मान ली हमने Q1 एंड दूसरे चार्ज को मान ली हमने Q2। तो अब इनके बीच में एक फोर्स काम करता है। ओके, एंड वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है बेसिकली F = K × Q1 Q2 r²। अब बात आती है कि ये क्या है? तो K जो है एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है? ये Q1 Q2 जो है इन चार्ज के मैग्नीट्यूड है। एंड R क्या है? R इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। इतना समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? तो ये फोर्स है एग्जैक्टली कूलाम्स का फोर्स। ओके, साइंटिस्ट कूलाम ने इसको दिया था। इस चीज़ को अभी थोड़ा समझिए स्टूडेंट्स, है ना? आई अंडरस्टैंड आप अभी आए हैं क्लास 11th में, तो ये आपको थोड़ा सा एक कहानी बता रहा हूँ। जब दो चार्ज जो हैं अगर एक दूसरे के पास में रखे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये दोनों चार्ज जो हैं एक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे की तरफ।
एंड ये जो फोर्स है वो कितना होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आगे बहुत जगह यूज होगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे दो चार्ज कौन कौन से हैं, एक E चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ओके, E नेगेटिव, एंड दूसरा चार्ज प्लस ZE है। यानी कि अब अगर मैं इसके हिसाब से लिखने की कोशिश करूँ, ओके, तो इसके हिसाब से लिखूँ तो क्या होगा ये, चलिए देखते हैं। तो ये सिंपली कहानी इस तरीके से स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा था एंड बाहर की तरफ प्लस ZE जो है उसको खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो देखिए दो चार्ज हो गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, तो अपॉन में R स्क्वायर आ गया। K जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड Q1 इंटू Q2 होता है, तो Q1 कितना है, पहला चार्ज ZE है एंड दूसरा चार्ज E है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ समझनी है कि हम इलेक्ट्रॉन का निगेटिव माइनस E क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन की जब हमने बात कर ली है कि अंदर लग रहा है या बाहर लग रहा है, ओके, जब हमने फोर्स के डायरेक्शन की ऑलरेडी बात कर ली है कि ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, तो जब हमने डायरेक्शन के लिए पहले ही बात कर ली है तो उस समय आप साइंस को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। यू हैव नॉट नीड टू बी पिक द साइन। ओके, इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि हमने मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा सिंपली K इंटू ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक के क्लियर है? अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है जो आपके माइंड में पहले ही क्वेश्चन आया होगा कि ये जो आप K बोल रहे हैं, K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ओके, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स है। तो ये K जो है, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दैट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए, आपको तो पता है 1 एक नंबर है, 4 नंबर है, पाई एक कांस्टेंट है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं कई लोग। तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट किस चीज़ का है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। यानी कि स्टूडेंट्स, ये दो चार्ज जहाँ पे रखे हुए हैं उनके बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में परमिटिविटी जो है बेसिकली एक फोर्स को अप्लाई करने की परमिशन दे रहा है। कंसीडर इट, ओके। तो ये क्या है? एक परमिटिविटी कांस्टेंट है फॉर द फ्री स्पेस और द वैक्यूम कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो हमने बात की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो वही हो रहा है। तो हमने इस K की वैल्यू पुट अप कर दी है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ZE स्क्वायर क्यों हो गया? E इंटू E इज वॉट? E स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट्स, अभी एक्चुअली हम यहाँ पे जो भी डील कर रहे हैं वो SI सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो SI सिस्टम में जब हम बात करें तो इस K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वहीं पे अगर हम CGS सिस्टम के लिए बात करते तो इस CGS सिस्टम में K की वैल्यू क्या होती है? दैट इज ऑलवेज 1। क्या होती है? 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। फिलहाल हम बात कर रहे हैं SI सिस्टम की, ओके, दैट इज फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम, तो हम उसी से डील कर रहे हैं। तो इस K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने जब बोर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट पढ़े थे तो वहाँ पे एक पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, बताए थे हमने। तो जो ये एंगुलर मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज mvr, ये हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको, ओके। एंड इंटीग्रल मल्टीपल इज वॉट? n टाइम्स ऑफ h/2 पाई, ओके। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या कर रहे हैं हम? इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड का, तो हो जाएगा ये m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओके। इतना क्लियर है क्या? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सिंपली यहाँ पे mv स्क्वायर हमको चाहिए, ओके। mv स्क्वायर ले रहे हैं हम, टारगेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ से m और r स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन इज कमिंग कि हम यहाँ पे mv स्क्वायर ही क्यों रख रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं mv स्क्वायर यहीं रख रहा हूँ, m और r स्क्वायर इधर भेज दिया, तो m इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आ गया। तो ये इक्वेशन क्या बन गया? दैट इज mv स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन 1 से देखें, इक्वेशन 1 में चलते हैं।
अगर इस इक्वेशन 1 में से मैं mv² यहीं रखूं और r को उधर भेज दूं, यानी कि इनटू हो जाएगा। ओके, तो mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू 1/4πε0 ze² अपॉन r²। तो इस mv² की वैल्यू हम वहां पे पुटअप कर सकते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन था। तो इस वजह से मैंने वहां पे mv² लाया। ओके, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो चलिए वापस वहां चलते हैं। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आ गया था mv² इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² इंटू mr², यहाँ पे हम उस इक्वेशन 1 से mv² की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो mv² की वैल्यू मिल गई थी, दैट इज r इंटू z² अपॉन r² इंटू 1/4πε0। ओके, इक्वल के उधर क्या है, n² h² अपॉन 4π² mr²। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो क्या बच गया, z² r अपॉन ε0 इज इक्वल टू n² h² एंड देन हेयर 1 पाई एंड देन m। ओके, इतना बच गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली स्टेप थी स्टूडेंट्स जो भी हमने देखे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस आज की वीडियो में टॉपिक क्या कवर कर रहे हैं कि किसी एक ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये r क्या है, ये उस ऑर्बिट की रेडियस ही तो है। तो रेडियस को सब्जेक्ट बनाएंगे, टारगेट करेंगे एंड बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू n² h² दैट इज ε0 अपॉन पाई m ze² अपॉन में आ जाएगा। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यही है मेन फॉर्मूला इस टॉपिक का। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आप इसको अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, इस z को सामने लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू n² h² ε0 अपॉन z पाई m e²। ओके, अब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, जो ये h है वो h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी बता चुके हैं हम ऑलरेडी। ε0 परमिटिविटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। पाई कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी। e क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है उसकी वैल्यू भी आपको पता है, बता चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। नेक्स्ट इज स्क्वायर, 2 की पावर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि साइंटिस्ट नील बोर ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट पे फोकस किया था उस हाइड्रोजन एटम के लिए, समझ रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर z क्या है, z इज एटॉमिक नंबर। तो z इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 1। एंड ऐसा क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो उस केस में अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो अगर इसको z को भी मैं हटा दूँ तो ये जो r है वो रिलेट करेगा इस n से। n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, एंड n इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रॉन नंबर। तो वो क्या हो जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n²। तो ये एक और रिलेशन है जिसके थ्रू हम उस एटम के या किसी भी एक एटम के जो उनकी रेडियस है ऑर्बिट के लिए उनका रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि हम देखने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, जब हमको पहले से पता है कि ये सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट है, तो इन सारे कांस्टेंट में अगर वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए तो रेडियस कितनी आएगी, तो रेडियस की वैल्यू होगी दैट इज 0.529 n² अपॉन z। क्योंकि ये जो है ये बेसिकली अलग अलग एटम या अलग अलग ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो हर एक एटम के लिए ये वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसको यहीं रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0.529। ये वैल्यू कहाँ से आई, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप करने पे हमको जो आंसर मिलता है वो है 0.529 देन n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो हमको रेडियस मिल रही है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की तो हमेशा मिलेगी एंगस्ट्रॉम में। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले में हम ध्यान से एक चीज़ देखें तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट नील बोर ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था हाइड्रोजन एटम के लिए। तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पे 1 and 1 पुटअप कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन एटम के एक ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम।
लेकिन अगर मान लीजिए इसको मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो क्या लिखूंगा, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब जो अभी हमने रिलेशन बताए थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर। n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे किसी भी एक ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, तो आप n की वैल्यू 1 पुटअप कर लीजिए पहले फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे आप जितने भी ऑर्बिट्स का अगर रेशियो चाहते हैं निकालना तो आप इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।